हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दलित कविताओं के मूल में सामाजिक भेदभाव जनित पीड़ा और हर प्रकार की वंचनाएं हैं, लेकिन वे केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वरन दलित कविताओं में शोषण उत्पीड़न से मुक्ति के स्वर भी हैं। सदियों से पीड़ित शोषित दलित जनों की व्यथा कथा इन कविताओं में संजीदगी के साथ अभिव्यक्त हुई है। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की भाषा गद्यात्मक है, क्योंकि कवि जिस यथार्थ को अपनी कविता के द्वारा पाठकों के सामने लाना चाहता है, उसके लिए ऐसी भाषा ही उपयुक्त और अनुकूल है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की भाषा और शिल्प विधान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की भाषा और उसके शिल्प के विषय में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो भाषा होती है वो किसी भी भाव को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हम भाषा के द्वारा ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी खुशी, गम, दुख, सुख जो भी हो दूसरों को बता सकते हैं। और वैसे ही किसी भी कविता में छिपे भाव को जब शब्दों में पिरोया जाता है, यानी कि उन्हें शब्दबद्ध किया जाता है, तो जो पाठकगण होते हैं, उस कविता को पढ़ने वाले होते हैं, वो उस कविता के भाव तक पहुंचने लगते हैं। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं, तो शब्दों से हम उसकी वास्तविकता में पहुंचना शुरू कर देते हैं। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता की भाषा बहुत सरल है, खड़ी बोली वाली हिंदी भाषा है। कवि ने सामाजिक उत्पीड़न से उत्पन्न अपनी और दलितों की स्थिति को अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। धधकती आग में धुंधकारी सरीखे कब तक पड़े रहेंगे, नहीं उचित है निर्बल को अब तो सताना, दुस्सह दुखों को देना। जो दोस्तों अभी मैंने ये पंक्तियां पढ़ी, इस कविता से ली गई, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह जो लगा हुआ है, इसके प्रयोग से कवि की भाषा जो है वो सीधे पाठकों से जुड़ गई है। कवि अपनी सहज और उद्घोषणा परक भाषा के माध्यम से मूल्यों की बात करता है। नहीं उचित है निर्बल को अब तो सताना, यानी कि किसी निर्बल को अब सताना क्या उचित है? नहीं। उनको हम दुस्सह दुख क्यों देते हैं? दुस्सह दुखों को देना किसी को भी उचित नहीं है। वास्तव में जो मूल्य हैं वही समाज में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। और जब समाज में एक वर्ग शोषित हो और दूसरा वर्ग शोषक हो, यानी कि एक वर्ग जो हमेशा से सर्वहारा है, सह रहा है, और दूसरा वर्ग जो उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है, यदि ये ऐसा रहेगा तो जो सामाजिक विसंगतियां हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। कवि की जो भाषा इस कविता में, वो भाषा प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। उसमें भाषा में चमत्कार और अहंकार की भाषा नहीं है। कवि कहता है कि भारत के मूल निवासी जो ये अछूत, पीड़ित और दलित जातियां हैं, ये कब स्वयं को समझने की कोशिश करेंगी, अपने अंदर की हिम्मत को वो कब जगाएंगे, इनके अंदर क्रांति और बदलाव की ताकत है, और जो इनके अंदर आग है वो अपना स्वरूप कब अर्जित करेंगी। कब तक ये खुद को जमीन के नीचे धंसा हुआ मानते रहेंगे? कब तक ये अपने आप को शोषित मानकर जीते रहेंगे? अपनी अवस्था की पहचान ना होना ही इनके पिछड़ेपन का मूल कारण है। दोस्तों, अछूत दलित व पीड़ित वर्ग का संघर्ष करने का जो वास्तविक स्वभाव है वह सामने कभी न कभी तो आ ही जाएगा। धधकती हुई आग से लड़ने के लिए खुद के अंदर आग पैदा करनी होगी, ऐसी आग जो यातनाओं से अपना स्वरूप अर्जित करती है। कवि कह रहे हैं कि सबल व्यक्ति द्वारा निर्बल को सताना, उसे दुख पहुंचाना, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न देना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारा दलित समाज एक पहाड़ की तरह है जिसमें धैर्य है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक ज्वालामुखी भी है जो कभी भी फट सकता है। दोस्तों, इस कविता में कवि की भाषा में सहजता, स्वाभाविकता और संप्रेषणीयता है। कवि दलितों का शोषण करने वाले लोगों से सीधे संवाद करते हैं और कहते हैं, जरूर ही ये तुम्हारे खुद के रचे हुए हैं तमाम पाखंड, दयालु प्रभु के
विधान क्या कभी भी ऐसे करे होंगे? यानी कि जो मनुष्य है उन्होंने ही ये पाखंड रचाए हैं कि तुम दलित हो, हम सवर्ण है, जो भी है। लेकिन ऐसा भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अलग अलग किसी को बनाएगा। कवि की यहाँ जीवनानुभूत पीड़ा है, उसकी प्रामाणिक अनुभूति उसे निर्भीक बना देती है। संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा यानी कि वो ईश्वर, उसके विधान कभी भी कठोर नहीं हो सकते। उन्होंने सबको एक समान बनाया है। समाज में भेदभाव, पाखंड और शोषण की स्थिति किसने बनाई है? ये हम मनुष्यों द्वारा ही निर्मित है। जीवन की कठोर और विषम परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ होती हैं, वो कवि को विद्रोह के भावों से प्रेरित करने लगती हैं, जिससे उसकी भाषा में भी हमें विद्रोही तेवर देखने को मिलते हैं। जैसे ये ऊंचेपन के गरूर कब तक तुम्हारे दिल में भरे रहेंगे, यानी कि तुम ऊंचे हो, ये गरूर क्यों, ये घमंड क्यों, तुम क्यों ऊंचे हो, ये तुम्हारे दिल में कब तक रहेगा कि तुम ऊंचे हो और वो दलित नीचे हैं। यहाँ ऊंचेपन का गरूर शब्द काफ़ी व्यंजक लगता है। कवि अपने आसपास के दलितों की मार्मिक स्थितियों से परिचित हैं। वे जानते हैं कि यह गरूर ही मनुष्य की मनुष्यता को समाप्त करके उसे संवेदनहीन बना देता है। यानी कि जो घमंड है वही किसी भी मनुष्य की मनुष्यता को खत्म करने के लिए काफ़ी होता है। कवि का विरोध कभी कभी उसे इस कविता में आक्रामक भी बना देता है। इन्हीं की हस्ती मिटाने वालों, मिटोगे आखिर इन्हीं के आगे। कवि कहते हैं कि तुम इनकी हस्ती मिटाना चाहते हो, लेकिन कभी ना कभी तुम भी इनके आगे मिटोगे। यहाँ कवि की भाषा सीधे चोट करती है और साथ ही साथ यहाँ पे भाषा में चेतावनी है, क्योंकि कवि जानता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज ऊंचे अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं और उनको नीचा, तो कभी तो ऐसा आएगा कि ये उनसे ऊंचे उठेंगे, ये भी ऊंचे उठेंगे। दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे? कविता की जो भाषा है वो गद्यात्मक है, क्योंकि कवि जिस यथार्थ को अपनी कविता के द्वारा पाठकों के सामने लाना चाहते हैं, उसके लिए ऐसी भाषा उपयुक्त और अनुकूल है। हमने देखा कि इस कविता में भाषा में व्यंग्य भी है। जो काटते खुद हैं जड़ को, अपनी फल के चखने की आस करते, यानी कि हम अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं, इनको खुद ही नीचा दिखा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि हमने अपनी जड़ काट दी और फिर भी हमारे पेड़ पर फल लाएंगे। इस कविता में हर जगह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि दलितों, पीड़ितों और वंचितों से सीधे संवाद को महत्व दे रहे हैं। तुम ही बताओ वह कैसे जीवित और लहराते हरे रहेंगे। इस कविता में कवि ने समाज शास्त्र प्रश्न भी उठाया है। कैसे? जो चाहते हो कि शक्तिशाली हो एक दुनिया का देश भारत, तो रोटी बेटी से फिर हरिहर कहो तो कब तक फिरे रहेंगे। यानी कि यदि तुम चाहते हो कि पूरे विश्व में भारत भी एक ऐसा देश, शक्तिशाली देश बने, तो उसके लिए तुम्हें रोटी और बेटी साझा करनी होगी। यानी कि उनके घर की रोटी खानी होगी, दलितों के घर की, और उनके घर में अपनी बेटी ब्यानी होगी। चूंकि दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे कविता में कवि की युगिन वैचारिकी और संवेदना है, इसलिए कविता की भाषा में जहाँ आम बोलचाल के शब्द हैं, वहीं ऐसे संबोधन परक शब्द भी हैं, जिसके कारण वह समाज में विसंगतियों को बढ़ते और फलते फूलते देखता है। जैसे इसमें एक शब्द है, हे आत्मज्ञानी, ए संत पुत्रो। ये ऊंचे लोगों को कवि कह रहे हैं। और कवि मनुस्मृति के विधान को अमानुषी मानते हैं। अमानुषी जो ये शब्द है, ये लोक के अधिक निकट है। कवि ने अपने विचारों को अपनी कविता में महत्व दिया है और आपसी भाईचारे, स्नेह, रोटी और बेटी को महान भारत की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, इसलिए उसने कविता में भाषा के संदर्भ में अपनी उदारता दिखाई है। इस कविता में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द है प्रबल, अनल, प्रचंड, शक्तिशाली, निर्बल, दयालु, ज्ञानी आदि। तद्भव है आग और आस। देशज है चखने और विदेशज है तमाम, हस्ती, गुरूर और गुलाम, ये सब विदेशज शब्द हैं। कवि की भाषा बिंबात्मक और प्रतीकात्मक है। प्रबल अनल के प्रचंड शोले जमी में कब तक गड़े रहेंगे। जो यहाँ अनल के प्रचंड शोले हैं, यानी कि आग के प्रचंड शोले हैं, ये दलितों की शक्ति, ऊष्मा और ऊर्जा का संकेत देते हैं। साथ ही पाठकों के मन मस्तिष्क में दलितों की शक्ति, उनकी जीवन स्थितियों से संबंधित चित्र भी अपने आप कविता को पढ़ते हुए बनने लगता है और फिर इसका प्रभाव वो काफ़ी देर तक बना रहता है। और यहाँ जहाँ तक हम बात करें कविता के शिल्प विधान की, तो हम स्पष्टता देख सकते हैं कि कविता आत्म अभिव्यंजना शैली में लिखी गई है। कवि व्यक्तिगत स्तर पर अपनी बात समाज के सवर्ण तबकों से, यानी कि ऊंचे तबकों से कहते हैं। वे अपनी बात अपने समाज की दुर्दशा
और उसके कारण की ओर संकेत करते हैं। वे अपनी और अपने समाज की दुर्दशा और उसके कारण की ओर संकेत करते हैं और उनमें बदलाव की उपेक्षा रखते हैं। कविता में कवि अपनी बात सामान्य ढंग से रखता है, फिर भी कवि की भाषा में चुनौती है, सचेत करने का भाव है। दरअसल दोस्तों, इस कविता का उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कवि अच्युतानंद अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए इस कविता का शिल्प विधान सरल और प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। कविता में वंचित समाज का यानी कि दलित वर्ग का, शोषित वर्ग का दर्द पॉलिश की हुई भाषा और शिल्प में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कवि की भाषा में सरलता और सहजता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना कवि अच्युतानंद द्वारा लिखित दलित कहाँ तक पढ़े रहेंगे कविता के भाषा शिल्प के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।